कराची में MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आबदी का कत्ल वाज़ेह इशारा है कि शहर में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। MQM से निकलने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों को निशाना बनाना मुनज़्ज़म साजिश हो सकती है और हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तवज्जो देना होगी। अली रजा आबदी की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या कराची के इलाके डिफेंस खयाबान गाजी में पेश आया और जो साइलेंट से आए हैं और इनके ऊपर फायर किया है। क्राइम सीन हमने प्रिजर्व कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ से कुछ कॉल भी मिले हैं, हमें 3 से 4 गोलियाँ लगी हैं। अकेले ट्रेवल कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था, खुद ड्राइव करके गाड़ी है उनकी अपनी वाइट फॉर्च्यूनर में आ रहे थे। अब वो भी हम देख रहे हैं किधर से आए थे। सीक्वेंस चल रहा है, जब से 3-4 इंसिडेंट हो चुके हैं तो उनकी भी कड़ियाँ मिलती हैं। वारदात से 10-12 घंटे पहले ही वज़ीर आला सिंध शहर में अमन की नवीद सुना रहे थे। अमन व अमान की सूरत हाल है उस ज़माने से काफ़ी कदर बेहतर है जब यहाँ इस शहर में, इस सूबे में, ख़ास तौर पे शहर में रोज़ाने के हिसाब से दर्जनों लाशें गिरा करती थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने अफवाज के साथ, पुलिस के साथ और रेंजर्स के साथ मिल के जो एक कोशिश थी, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद हमने इधर शुरू की थी, उसका नतीजा है। 9 दिसंबर को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तहत मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब में धमाका हुआ था, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए थे। फिर 23 दिसंबर को गुलबहार उस्मानिया सोसाइटी में पाक ज़मीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए थे, 2 जख्मी हुए थे और अब 2 रोज़ बाद ही अली रजा आबदी को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया, जो फारूक सत्तार ग्रुप के हामी भी समझे जाते थे। और गुज़िश्ता माह आपको ये भी याद दिलाएं कि कराची में कायदाबाद पुल के नीचे धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए थे, जबकि एक बम नाकारा बना दिया गया था। दहशत गर्दों ने चाइनीज़ कौंसुलेट को भी निशाना बनाया था। कॉरेस्पॉन्डेंट कमर अली मस्तोई कराची के इलाके डिफेंस में मौजूद हैं। कमर, बताइएगा मैयत इस वक्त कहाँ है, नमाज जनाजा कब और कहाँ अदा की जाएगी और कौन कौन से रहनुमा हैं सियासी जमातों के जो वहाँ पहुँचे या अभी भी मौजूद हैं? जी, अली रज़ा आबदी की मैयत इस वक्त जो है वो गिजरी में वाक़ इमाम बारगाह, मस्जिद इमाम बारगाह यसरब में जो है रात के मुंतकिल कर दी गई है और उनकी नमाज जनाजा जो है वो ज़ोहर में अदा की जाएगी। रात के जो है उनके अजीज़ व अकारिब जो है वो मस्जिद यसरब में मौजूद थे, उनके घर में जो है उनके चाहने वाले मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा मौजूद थे और अब जो है सुबह सवेरे ही यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ वाक़े की इत्तला मिलते ही डॉक्टर फारूक सत्तार समेत MQM पाकिस्तान के जो है वो जो पहुंचना शुरू हो गए। अस्पताल के बाहर जो है बड़ी तादाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमा पहुंचे। इसके अलावा दीगर जमातों के रहनुमा भी जो है इनके वाक़े की इत्तला सुनते ही पहुँच गए। जब ये वाक़या पेश आया तो उनको इब्तदाई तौर पर उनके घर के करीब वाक़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जो है वो दौरान इलाज जाँबर ना हो सके। तफ्तीशी इदारों का जो है इस हवाले से ये कहना है कि 2 जो है टारगेट किलर इस वाक़े में मुलविस हैं, जो कि CCTV फुटेज में भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से SSP साउथ का कहना है कि उनका इन दोनों टारगेट किलर्स ने जो है वो ताक़ुब किया और ताक़ुब करते हुए जब उन्हें घर के करीब उन्हें ये लगा कि अब जो है बासानी वो उनको हदफ बना सकते हैं, उसके बाद उन्होंने उन पर फायरिंग की। 3 गोलियाँ लगी हैं। जो डॉक्टर सीमी जमाली डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल हैं, उनका ये कहना है कि 3 गोलियाँ उन्हें लगी हैं, गर्दन और सीने पर ये गोलियां लगी हैं और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो है वो बहुत शुक्रिया आपका कमर। बाद नमाज ज़ोहरैन दिन तकरीबन 1:30 बजे इमाम बारगाह यसरब जो फ़ेज़ 4 में वाक़ है, बहुत बड़ी इमाम बारगाह है, वहाँ पर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी दोपहर 1:30 बजे। मज़ीद डिटेल लेने की और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। और अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ हैं। डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, ख़ासतौर पे कराची वालों के लिए जो आबदी साहब को जानते भी थे और उनको पसंद भी करते थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है कि कौन हो सकता है इसके पीछे और रीज़न क्या है, क्यों किया ये? वजूहात तो उनकी ये थी कि किसी भी एक ग्रुप में नहीं थे। जो रात को पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले थे। आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात भी हुई थी, ये हमें पीपल्स पार्टी के हलकों ने बताया। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती कि क्योंकि जो जिस टाइप की अब MQM है, माजी में अगर आप
कोई इस तरह की बात करते तो शायद यही होता। लेकिन अब जो MQM रह गई है या जिस तरीके से ग्रुप बंदी हुई है, उसमें जो पुलिस के हलके हैं उनका इशारा जो ये समझ लें कि बैरून मुल्क से है कि वहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले एक सिलसिला जो धमाकों का चला, फिर उसके बाद फायरिंग का जो अभी 3-4 रोज़ से जो सिलसिला हुआ, इसमें अब वो जो यानी इतना है कि भी अब एक्टिव हो गए हैं वो लोग जो पहले फाल थे, यानी उनका इशारा लंदन की तरफ है, यहाँ पुलिस के जो हल्के हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं, हाँ, ओपनली ये कह रहे हैं कि भी इसमें वो लोग हैं, क्योंकि जो वाक़यात हुए उसमें बैरून मुल्क के जो इशारे भी हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले अगर 2 वाक़यात हुए हैं, उनको कुछ टाइम हो गया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया, जैसे कि मिलाद कैंप के ऊपर हमला, उसमें 6 अफराद जख्मी हुए, फिर PSP के सेक्टर ऑफिस के ऊपर हमला, उसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए। अब ये ताज़ा वाक़या, अब ये MQM के जो ग्रुप्स हैं इनमें बाहमी चपकलिश का ही इन्हें नतीजा करार दिया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं अथॉरिटीज़ इशारा कर रही हैं, जो पहले तशद्दुद पसंद अनासर MQM में हुआ करते थे वो दोबारा से अब रोल प्ले कर रहे हैं। यही जो तशद्दुद पसंद अनासर थे ना माजी में, उनका यहाँ हमने तो रिपोर्ट किया 25-30 साल तक तकरीबन, उसमें ये होता था कि उनका जो तरीका वारदात उस वक्त था वो भी यही था। एक तरफ अहले तशीह को पहले निशाना बनाया, 8-10-15 लोग उनके मार, अगले दिन जो थे वो दूसरे जो सुन्नी या देवबंद मकतबा फ़िक्र के लोग थे उनको मार दिया। अब जो पुलिस उसी एंगल को भी देख रही है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले PSP के ऊपर अटैक किया ताकि PSP वाले कहें कि इनके ऊपर MQM के पाकिस्तान या इनके लोगों ने किया, या उसके बाद इनको कर दिया, तो आपस में लड़ाने वाला वही ग्रुप वो कहते हैं कि एक्टिव है, जो कि पाकिस्तान में नहीं, तो बाहर मुल्क से जो है वो इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं और वो इशारे दे रहे हैं। तो ये CCTV फुटेज तो अभी इनके ज़ाहिर घर के बाहर की आई है, लेकिन कुछ मालूम हो सका शहर में, आई डोंट नो कि और कितनी जगह CCTV कैमरे फ़ाल हैं, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो है नहीं, कहाँ से फॉलो कर रहे थे, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई चेहरा, कोई नंबर प्लेट, कुछ भी पता लग सका है? देखिए कैमरे तो ये तो पर्सनल लोगों के अपने ये तो कैमरे पर्सनल घर के कैमरे वाली जो बात है वो मंसूबा तो अल्लाह जाने कि क्यों नहीं उस पर हो रहा है, जिसमें ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन और उस नुक्ता नज़र से हों। लेकिन इस तमाम उसमें ना जो मुझे जो फील हो रही है वो चीज़ें पुलिसिंग नहीं नज़र आती कोई। जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए, आपने देखा होगा कि गुलबहार का हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया, CCTV आ गई, बस शायद मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताज हैदर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा सदमा है कराची वालों को और यकीनन एक बड़ा नुकसान, बड़ा लॉस। बाज़ हल्का ये भी बता रहे हैं कि वो कुछ दिन में शायद पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन करने वाले थे। आपकी कैसी मुलाकातें रहीं और इस बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, वो एक महज़ब और बाइखलाक शख्स थे। MQM उन्होंने छोड़ दी थी और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ बातचीत हो रही थी, लेकिन ये जाहिर है कि क्योंकि अब मेरे पास कराची का या मरकज़ का कोई ओहदा नहीं है, तो जो हमारे ओहदेदार थे वो इस सिलसिले में थे। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लिए एक इंतहाई मुनासिब पार्टी थी। ताज हैदर साहब, ये भी बताइएगा कि ये ऑब्वियसली इस सारे इंसिडेंट के बाद ही हमने सोशल मीडिया से पता चला कि कुछ आबदी साहब का कुछ मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से और शायद वो PPP को ज्वाइन करने वाले भी थे, ऐसा कुछ सुना है आपने? जी हाँ, मैंने सुना है ये, और बड़ा अच्छा होता कि वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाते, लेकिन ये कि कुदरत ने उन्हें मोहलत नहीं दी थी। ताज हैदर साहब, कल हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध बात कर रहे थे, कराची में अमन की बहाली की नवीद सुना रहे थे, कहते हैं अब बड़े हालात अच्छे हैं, अब ये पैदर पे वाक़यात को ही देख लें और इतना हाई प्रोफाइल मर्डर, कराची वाले तो अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर से शहर में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाए? कि शायद ये वज़ीर आला की बात का जवाब ही दिया होगा कि उन्होंने एक अमन की आरजू की थी और इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया था कि एक काफ़ी अरसे से कराची जो है उसमें अमन अमान है, तो शायद अमन अमान के जो दुश्मन हैं उन्होंने उनके इस बयान का जवाब दिया है। ताज हैदर साहब, आप तो जाहिर है सियासी हल्के हैं, सियासतदानों से आपकी मुलाकात है, बात रहती है, सियासी हल्कों में क्या चमगोइयाँ हैं? आप सियासतदानों को क्या लगता है कि एक और सियासतदानों को इस तरह से टारगेट किया गया है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं या कौन हो सकता है? रुख हो सकते हैं इस बात के, मतलब ये कि अभी ज़रा सी तफ्तीश हो और किसी रुख में बात जाए, लेकिन बहुत से सूरत मतलब इसके वजूहात हो सकती हैं, और मैं जो खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता।
कि खत्ते के अंदर एक तालिबान का और अमेरिका का इत्तेहाद हुआ है, तो उससे कोई हो सकता है कि ये जो तक़वियत हुई है इससे मजहबी इंतहा पसंदी को, वो भी एक वजह हो सकती है इसकी। लेकिन जाहिर है कि बगैर तफ्तीश के किसी कतई बात को कहना वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। डोगर साहब वापस आप पे आएंगे और ख़ासतौर पे सिक्योरिटी जहाँ बात हो रही है, अब ये वाक़या जो हुआ है कल का, ये बिल्कुल डिफेंस के अंदर हुआ है। कराची के पॉश एरियाज़ में डिफेंस आता है, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी इधर रहते हैं। इतना आसान है कि इस तरह कोई आए, जिस तरह हम CCTV फुटेज पे भी देख रहे हैं, डिफेंस की बिल्कुल गढ़ में आके इतने हाई प्रोफाइल शख्सियत को मार के चला और उसके बाद निकल भी जाए, कोई किस रास्ते से निकले? पुलिस के बहुत करीब रहा हूँ पिछले काफ़ी महीनों से। मैंने देखा मकसद जो कोशिशें तो ऊपर सतह से तो हो रही हैं, लेकिन नीचे जो पुलिस है ना वो बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। वही लोग हैं, वही अपने धंधे, वही उनके काम, वही तमाम जो जराइम की पर्दापोशी, जराइम के ऊपर सरपरस्ती, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क होता है, एक जो दाखिली खारजी रास्ते होते हैं कम अज़ कम वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। या इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, वाक़या होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन का एक प्रॉपर सिस्टम हो ना, राइट, वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है डिफेंस में। खास तौर पे हम पूछ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि अब एक डिफेंस में जब इंसान आके यहाँ घर लेता है कराची में, तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, लेकिन कुछ महीनों से इस साल अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। चाइनीज कॉन्सुलेट बिल्कुल डिफेंस के अंदर है, आपने देखा उस पर अटैक हुआ है, फिर वो अमल कत्ल केस जो पुलिस की ही फायरिंग से हुआ था, फिर एक खाली प्लॉट में बिल्कुल धमाका हुआ, अब ये कल हुआ, और भी यकीनन हम मिस कर रहे हैं जो बहुत से हुए होंगे। तो ये तो डेफिनेटली एक बहुत ही बुरा हाल है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। पहले महफूज यूँ तस्वर होता था जब कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जब 13 नो-गो एरिया थे 2013 के वक्त में, या MKM का उन दिनों काफ़ी कत्ल गारतगरी ये सारी चीज़ें हो रही थी। उस वक्त तो ये सारी चीज़ें थी कि ये सेफ एरिया इधर ज़रा वो नहीं है क्योंकि इधर टारगेट कम होता है। लेकिन अब तकरीबन एक हो गए, लियारी भी वैसा ही नज़र आता है मुझे, और मुझे फेडरल भी एरिया या दूसरे इलाके वो भी वैसे हैं। तो हम बात ये कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कर रहे थे कि वाक़यात जो हो रहे हैं ना उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कम अज़ कम उन तक पहुँचा तो जाए। आज गुलिस्तान जौहर के वाक़े को कितने दिन हो गए, कुछ नहीं पता लगा, कुछ भी नहीं पता। यानी डे 1 से जो फाइल बनी वही आगे बढ़ी, आगे कोई फॉलो अप उसका नहीं है, कोई जियो फेंसिंग हुई हो या कोई ऐसा आगे चीजें हुई होंगी, लेकिन उनको मंजर पे हमें नहीं है। ठीक है, जो गुलबहार में वाक़या हुआ, थ्रेट्स तो थे, वैसे मुख्तसर इन्हें थ्रेट्स तो थे अली रज़ा आब्दी साहब, इनको थ्रेट्स थे जो कि इनके वालिद से भी बात हुई, तो वो ये कह रहे थे इनको 2 पुलिस मोबाइल दी थी, अब 1 रह गई थी। लेकिन जाहिर है शहर में जब आप यूं कहते हैं कि सिक्योरिटी वापस ली गई थी हुकूमत की तरफ से, या इन्होंने 2 पुलिस मोबाइल इनको पहले मिली हुई थी और उसके बाद उनका कहना है कि 1 जो है वो रह गई थी। लेकिन बात ये नहीं हो रही, बात ये कि आप फीलिंग्स ऐसी दे रहे हैं कराची के अंदर कि जबरदस्त हो गया, तो पता नहीं कौन कौन तनहा घूमता है, पता नहीं कौन कौन जो है वो अपनी एंजॉय कर रहा है लाइफ को, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन क्लियरली वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देख भी लिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।